हेलो। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी दोस्तों को एमएससी डिजिटल क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बेहतर होंगे और लेकर चलते हैं आज के सेशन। दोस्तों केंद्रीय पात्रता परीक्षा सीटेट 31 दिसंबर 2021 के अंतर्गत पूछे गए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों इससे पहले एक पार्ट हो चुका है जिसमें 1 से 10 क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हैं। दोस्तों इस तरह से हमें तैयारी करना है कि सीडीपी सेक्शन में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स को प्राप्त कर सके। और ये पूर्ण सेशन का एपिसोड नंबर 16 है। तो लेकर चलते हैं आगे की ओर। और देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वो ही इस संसार को बदलता है। संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वो ही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार मुसीबत और खुद से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलाता है। तो यहाँ दोस्तों स्पष्ट है कि जिन्होंने संघर्ष का मार्ग चुना है वही वीर आगे बढ़कर सूर्य बनकर निकलता है। जिसका संघर्ष जितना बड़ा होगा सफलता उसका उतना ही बड़ा होगा। और चलिए दोस्तों हम बिना सेशन का लेट किए हुए आगे हम लेकर चलते हैं। और ये सब वही प्रश्न पिछले ही क्लासों में हम लोग बेहतरीन ढंग से चर्चा कर चुके हैं। अब लेकर चलते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए दोस्तों यहाँ हार्वर्ड गार्डनर से प्रति वर्ष पूछे जाता ही है सवाल, एक ना एक क्वेश्चन। अब यहाँ सवाल आता है कि हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित बहुबुद्धि सिद्धांत के कौन से बुद्धि का प्रकार समाहित किए हैं। तो हार्वर्ड गार्डनर ने कोई विश्लेषणात्मक बुद्धि का चर्चा नहीं किए हैं, सृजनात्मकता का नाम नहीं इन्होंने दिया है, द्रव्य नाम का कोई इन्होंने बुद्धि का बात नहीं किए हैं। इन्होंने कुल 8 प्रकार के बुद्धि बताए हैं, जिसमें ये 3 समाहित है। जो भाषा से संबंधित जिसका बुद्धि हो उसे भाषाई, जो गणित से संबंधित तर्क वितर्क करता हो उसे तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति कहते हैं। और जो संगीतीय क्षेत्र में रुचि रखता हो, उसका बुद्धि विकसित हो, तो उसे संगीतीय बुद्धि वाले व्यक्ति कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हार्वर्ड गार्डनर के पूछा जाता है कि उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो दोस्तों आप बताएंगे कि हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिए जाने वाले बुद्धि का सिद्धांत कौन सा है, तो बहुबुद्धि है। इन्होंने कुल कितने प्रकार के बुद्धि का वर्णन किया, तो 8 प्रकार के बुद्धि का वर्णन किया। प्रारंभ के समय में इन्होंने 7 प्रकार के बुद्धि बताए और बाद में चलकर एक और जुड़ गया जो वनस्पति बुद्धि कहलाता है, नेचुरल इंटेलिजेंस है। अब इन्होंने 8 प्रकार का बुद्धि कौन कौन से बताएं वो देखिए। सबसे पहला है भाषाई बुद्धि। हार्वर्ड गार्डनर का कहना था कि जो व्यक्ति जो भाषाओं से संबंधित बुद्धि को रखता है, जैसे कि लेखक, कवि और जो भाषा पे जिनका पकड़ हो, उनमें भाषाई बुद्धि होती है। एक प्रकार का बताते हैं तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति। ये वो व्यक्ति होते हैं जिनको गणित गणना से संबंधित ज्ञान होता है और वह गणितीय बुद्धि उनको रहता है। जैसे कि गणितज्ञ में गणितीय बुद्धि पाया जाता है। एक वे व्यक्ति होते हैं जो संगीत में ज़्यादा रुचि रखते हैं क्योंकि उनके पास संगीतीय बुद्धि होता है। जैसे कि कोई गायक, वाद्य यंत्र, नायक, ये सब के पास सांगीतिकीय बुद्धि है। एक होता है अंतः व्यक्ति। अंतः व्यक्ति का मतलब यह है कि जो दूसरों को विचारों को समझ लेता हो। एक कपड़िया जो होते हैं कपड़ा बेचने वाले, वह सामने वाले कस्टमर के बुद्धि को समझकर वह उसी रूप का उसी कैटेगरी का कपड़ा देते हैं क्योंकि सामने वाले का बुद्धि पकड़ लेता है। तो यह अंतः व्यक्ति है। दोस्तों अगर इसको आप याद रखें अंग्रेजी में तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक होता है अंतर्वैयक्तिक, जो खुद के विचारों को समझता हो,
उसे अंतर व्यक्ति कहते हैं। इंग्लिश में होता है एक इंट्रा और एक होता है इंटर। अब देखिए दोस्तों, दैहिक इंद्रिय, जो दैहिक गति वाले बुद्धि किनमें होते हैं? जो शरीर से स्थिर होते हैं, शरीर संतुलित रहता है, जैसे कि एक रेस के मैदान में दौड़ने वाले धावक, इनमें कौन सा बुद्धि होता है? तो दैहिक बुद्धि होता है। गतिकीय बुद्धि, जैसे कि कोई चालक है गाड़ी को चलाने वाला, तो उनमें। दूसरा एक सातवां है स्थानिक बुद्धि, जैसे कि इंजीनियर में वह किसी भी वस्तु को मैप से संबंधित पहले ही डिजाइन बना लेता है मन मस्तिष्क में कि भाई रोड कैसे बनेगा, सड़क को कैसे बनाना है, मकान कैसे बनाना है, होटल कैसे बनाना है। तो उनके में जो बुद्धि है वह स्थानीय बुद्धि है। और एक लास्ट वन बच जाता है जो नेचुरलिज्म होता है, जो नेचर से संबंधित बुद्धि को प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा और आने वाले दिनों में यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, इस बात का गारंटी हमारा है। देखिए इसी का यहाँ पे थोड़ा हावर्ड गार्डनर का मैंने फ़ोटो लगा दिया और उसी का ये 8 प्रकार बटा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा है वो देखिए दोस्तों। यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगा जेंडर रूढ़िवादिता क्या होता है। खंडन हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टालना चाहिए? जेंडर रूढ़िवादिता के खंडन हेतु अन्य जेंडर के बच्चों के साथ संयुक्त प्रयास करना, ये तो सही बात है। गैर रूढ़िवादी गतिविधियों से जुड़े वयस्कों को अनावरण, ये भी सही है। लड़कियां कला में अच्छी होती है और लड़के गणित में उत्कृष्ट होते हैं, जैसे वर्गीय उक्तियों का प्रयोग करना, ये तो जेंडर रूढ़िवादिता को निर्देशित कर रहा है कि भाई आप लड़कियों को कला से जोड़ रहे हो जबकि लड़के को गणित से जोड़ रहे हो, तो आप लड़का और लड़की में विभेद करने का काम कर रहे हो। यदि कोई ऐसा शब्द है जो लड़का लड़कियों को विभेद करने का काम कर रहा है तो इसका मतलब वही क्या है? जेंडर रूढ़िवादिता है। आप किसी भी लड़की को पहले के आधार पे या किसी भी लड़का को आप ये नहीं निर्धारित कर सकते हैं कि अगर लड़की है तो घर के कामकाज करेगी, केवल सजाने का, संवारने का और अतिथि देवो भवः का कार्य करेगी, ये कहना गलत होगा एक शिक्षक होने के नाते। और लड़के को बाहरी कामकाज करने वाले मानना, गणितीय कार्य करने वाला, कठिन हार्ड मेहनतदार काम लड़के करेंगे, तो ये सब कहीं ना कहीं गलत है। तो ये जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हमें ऐसे कार्य करने से बचना चाहिए। हाँ, विभिन्न जेंडरों के बारे में जन्मजात क्षमताओं और क्षमताओं को सामाजिक अभिज्ञता पर समालोचनात्मक चर्चा करना चाहिए। जब किसी भी चीज़ के बारे में अच्छे और बुरे गुण के बारे में वर्णन करते हैं तो एक सही जानकारी प्राप्त होती है, तो ये तो कहीं ना कहीं सही बात है। आप लड़के को जोड़ रहे हो बाहरी कामकाज के दुनिया से, गेम से जोड़ रहे हो, आप जो है सो मिस्त्री से संबंधित कार्य जोड़ रहे हो, पायलट से जोड़ रहे हो, कार चालक से जोड़ रहे हो, जिम करने वालों से जोड़ रहे हो, जबकि लड़कियों को आप बैडमिंटन से, कैंची से जोड़ रहे हैं, आप फूलों के जो है सो सजावट कार्य से जोड़ रहे हैं और जो है सो फिल्म देखने से जोड़ रहे हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं गलत है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जेंडर रूढ़िवादिता आपको समझ में आया होगा। अब लेकर चलते हैं सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है उसे देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 कड़ा, एक अध्यापक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पोषित नहीं करना चाहिए। क्या अलग अलग प्रकार के बच्चे हमारे विद्यालय में आ जाए तो उसे नज़रअंदाज करना चाहिए? बिल्कुल नहीं नज़रअंदाज कर सकते हैं, तो इसलिए यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। नज़रअंदाज हमें उसे नज़रअंदाज नहीं करना है, सबको एक साथ लेकर चलना है, क्योंकि सभी व्यक्तियों को सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। जितने भी दुनिया में व्यक्ति है उतना ही व्यक्तियों में विभिन्नताएं होती है। प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे को एक रूपी तरीके से निर्देशित दिए जाए और मानक विधियों का उपयोग किया जाए आकलन के लिए। भाई अगर सभी एक ही प्रकार के एक जैसा व्यक्ति नहीं है दुनिया में,
तो आप एक ही प्रकार का मूल्यांकन कैसे लागू कर सकते हो? सभी प्रकार के व्यक्तियों को सीखने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, सोचने की क्षमता अलग अलग होता है ना, और अलग अलग है तो उसका एक ही पैमाने मापने का कैसे सही माना जा सकता है? ये भी गलत है, अर्थात दोनों का दोनों गलत जवाब ऑप्शन नंबर 4। और दोस्तों इससे संबंधित आपको मैं कुछ जानकारी बता दूं। एक यहाँ पे शब्द आता है प्रगतिशील शिक्षा। अब दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा के बारे में आपको पता होगा कि प्रगतिशील शिक्षा किसने दिया है, प्रगतिशील शिक्षा का प्रतिपादन किसने किया है? तो जवाब आपका आएगा जॉन डीवी। जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा का प्रतिपादन किया है। और दोस्तों आपको इनमें याद रखना है कि प्रगतिशील शिक्षा मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है बच्चों को सक्रियता पर। जब बच्चे इसमें क्या होंगे, सक्रिय होंगे तभी सीखेंगे। क्योंकि अलग अलग बालकों में अलग अलग प्रकार की रुचियां होती है, जिज्ञासा और आवश्यकता स्तर होता है, तो उसको उसी अनुसार से शिक्षा दी जानी चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम लेकर चलते हैं सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है उसे देखिए। नई शिक्षा नीति 2020 के आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार की प्रगति पत्र का प्रस्तावित किया गया है? दोस्तों आपको पता होगा कि NEP 2020 जो कहता है कि बच्चों का मूल्यांकन करेंगे आप, तो बच्चों का मूल्यांकन किस रूप में करेंगे? 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र के आधार पर आपको बच्चों का मूल्यांकन करना है। मान लीजिए कि बच्चा यहाँ पे है, बच्चे इस बीच में है और आप बच्चों को क्या करना चाहते हो, मूल्यांकन करना चाहते हो, तो इस पक्ष का भी मूल्यांकन करेंगे, यहाँ का भी करेंगे, इसका भी करेंगे, इसका भी करेंगे। मतलब बच्चों को कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ना है जिसका मूल्यांकन न हो, अर्थात बच्चे को सभी तरह का मूल्यांकन करना होगा। इसे ही कहा जाता है 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र। दोस्तों इसमें आता है संज्ञानात्मक क्षेत्र का भी आप बच्चे को मूल्यांकन करेंगे, संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन। उसके बाद आप करेंगे भावात्मक पक्ष का भी, भावात्मक पक्ष का मूल्यांकन करेंगे। उसको मनो कैसा है, मनोवृत्ति कैसा है, मनोप्रेरणात्मक रूप से कितना सक्षम है, इनका भी जैसे परीक्षण करेंगे। वह क्लास में जो भी एक्टिविटी करता है, क्लास के बाहर जो भी एक्टिविटी करता है, घर पे कैसा व्यवहार रखता है, मतलब हर तरह से अगर मूल्यांकन कर रहे हैं तो यही 360 डिग्री प्रगति मूल्यांकन कहलाता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब शब्द जहाँ पे आता है NEP 2020, तो कुछ बात आपको याद रखना पड़ेगा, जिसमें आप भी हमें सहयोग तौर पर बताएंगे कि NEP का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों आपसे मैं पूछ रहा हूँ NEP का फुल फॉर्म, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी याद रखे रहेंगे, डायरेक्ट पूछा जा सकता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है NCERT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों याद रखे रहिएगा, इसमें NCERT का नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और NEP आपको पूछा जाएगा कि बताइए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला क्या है NEP 2020 का? दोस्तों आपको पता होगा कि पहले का जो फॉर्मूला था वो 10+2+3 था। कब की बात है ये? तो 1986 की बात है। उस समय 10+2+3 का फॉर्मूला पे चलते आ रहा था, लेकिन जब नया नियमावली जो बना है NEP 2020, उसमें कहा कि भाई इसको बदल कर अब हम लोग करेंगे, और ये कितना रूप में बताया है? तो 5+3+3+4,
ये भी KVS में इस बार भी कम से कम 5-6 बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन इस फॉर्मूला का, तो याद रख रहिएगा। जिसमें प्रथम 5 वर्ष को क्या कहा जाता है, फाउंडेशनल एज कहा जाता है। दोस्तों अगर इतना बात जानकारी अगर आपको रहेगा तो मुझे उम्मीद है कि NEP से आपको क्वेश्चन एक भी छूटने वाला नहीं है। अब हम लेकर चलते हैं सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है। आलोचनात्मक सोच का मूल्यांकन करने वाला ऑप्शन कौन सा है। आलोचनात्मक सोच का संबंध दोस्तों, इसका संबंध है अपसारी सोच। इसको आलोचनात्मक को ही हम लोग कहते हैं अपसारी सोच। अपसारी सोच क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको अगर यहाँ पे केंद्र में बैठा दिया जाए और फिर आपसे कहा जाए कि दोस्तों आपको इस क्षेत्र से बाहर निकलना है, तो इसके लिए कौन सा रास्ता अपनाएंगे। जब यहाँ पे आप आएंगे, कहेंगे कि हम पहले इस द्वार में प्रवेश करते हैं, तो आप यहाँ पे आके फंस जाओगे। फिर दूसरा तरीका अपनाओगे, सोचोगे यहाँ से निकलते हैं, फिर यहाँ आते हैं, फिर यहाँ और फिर जाके बाहर यहाँ निकल जाते हैं। तो आपने कई तरह से सोचा भाई इससे बाहर कैसे निकला जाए। तो एक से विभिन्न तरीकाओं के माध्यम से किसी भी चीज़ के बारे में सोचना ही अपसारी सोच कहलाता है। जो परंपरागत सोच है उससे हटकर सोचना अपसारी सोच कहलाता है। इसलिए यहाँ पे देखते हैं A और B का होल स्क्वायर तो रटाफिकेशन होता है, भाई रटा हुआ नहीं चलेगा। मीथेन का सूत्र CH4 तो रटा हुआ है। भोजन के कमी का विभिन्न कारण क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे तर्क संगत सवाल पूछा जा रहा है कि अगर भोजन की कमी हो रही है तो किस किस कारण से कमी हो रही है। हिम नद के निष्पेक्ष का क्या कहते हैं कहा जाता है, तो ये भी सही जवाब नहीं होगा। इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्यों होगा, क्योंकि देखिए क्या करा है, भोजन की कमी का कारण। भाई भोजन की कमी का कारण बहुत सारा बच्चे के द्वारा कहा जा सकता है कि गुरुजी भोजन का कमी होने का कारण एक ये भी हो सकता है कि बाढ़, किसान की दैन्यता, उसको जो है सो लोन का सही समय पर न मिलना, किसान का और भी हो सकता है सुखाड़ की समस्या, इसलिए भोजन नहीं आ रहा है, कमी हो रहा है भोजन का मार्केट में। किसान का सही रूप से जो है सो ज्ञान की कमी, कैसे उसको उत्पन्न कराना है, कैसे जो है सो खेती बाड़ी करना है, तो किसान के ज्ञान की कमी के कारण। उचित खाद्य का जो है सो मात्रा का प्रयोग, इन सबों से भोजन की कमी होने का कारण बनता है। तो बच्चे यहाँ से क्या कर रहे हैं, विभिन्न तरीकाओं से सोच रहे हैं कि क्या क्या कारण हो सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और दोस्तों लेकर चलते हैं सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है उसे देखेंगे। सॉरी दोस्तों। एक भाषा कक्षा में वह विद्यार्थी जिन्हें वाचन वैकल्य है, मतलब जो बोलने से संबंधित रखता है समस्या, उनके सफल समावेशन हेतु निम्न में से किस तकनीक का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। भाई बोलने से उसे समस्या है तो लिखित कार्य दिया जा सकता है। कक्षा में नोटिस बनाने के जगह पे आवाज़ रिकॉर्डर का इस्तेमाल किया जा सकता है। हस्तलिखित के बजाय टाइपिंग और मुद्रित कार्य करके कार्यपत्रों को जमा करने की अनुमति ये भी दिया जा सकता है। व्यक्तिगत गति के अनुसार पठन और लेखन का अवसर देना ये भी दिया जा सकता है। भाई क्वेश्चन पढ़ने में बच्चों को क्या है समस्या, तो बच्चों को पढ़ने में समस्या है तो उसे हस्तलिखित कार्यों को जमा करने में सख्त समय निर्धारित करना। सख्त शब्द यहाँ गलत जवाब है, क्योंकि सख्त एक निगेटिव वर्ड है और ये कहीं न कहीं ये वाचन का असल में बोलने में उसे समस्या है। तो आप एक निश्चित समय देंगे तो बच्चे को बोलने के साथ साथ लिखने में भी समस्या होता है। जो बच्चे सही से बोल नहीं पा रहा है वह सही से लिखने में भी कठिनाइयाँ होता है। और एक निश्चित समय धराकर आप उसे कार्य देते हैं तो बच्चे निश्चित तौर पे गलतियाँ करेंगे और बच्चे को अंदर होगा उत्पन्न क्या भय, और इसीलिए नहीं सीखेगा क्या ज्ञान। अब दोस्तों यहाँ से महत्व ये रखता है कि आपको आने वाला जो क्वेश्चन है वो नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों संबंध है वाचन वैकल्य। वाचन वैकल्य का मतलब है, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है डिसलेक्सिया।
अब दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि डिसलेक्सिया का संबंध कौन समस्या से है, तो पठन संबंधी रोग है। ये पढ़ने में कठिनाइयाँ को उत्पन्न करता है, साथ साथ लिखने में भी। एक होता है गणन वैकल्य, गणना वैकल्य। अब इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डिसकैलकुलिया। अब डिसकैलकुलिया का संबंध किससे है, तो गणना संबंधी। ये बच्चे ऐसे होते हैं जो गणना नहीं कर पाते हैं, वो सही से जोड़ घटा गुना भाग करने में असक्षम रहते हैं। उसके बाद अगला है प्रॉब्लम, बच्चों में कई सारा को देखने को मिलता है लेखन वैकल्य। ये आमतौर पे अभी ज़्यादा ही मिल रहा है। लेखन को बोलते हैं डिसग्राफिया। ग्राफ नहीं सही से बना पाता है, सही से लिख नहीं पाता है। ग्राफ मतलब सही से अगर मैं उसको ऐसे बोलो बनाने के लिए तो ऐसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा। तो इस टाइप से बच्चों में जो समस्या है उसको हम कहते हैं लेखन वैकल्य, डिसग्राफिया। ग्राफ मतलब लेखन संबंधी, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन संबंधी, गणना संबंधी। चौथा ADHD, बच्चे में देखने को मिलता है ADHD। अब आप लोग का जब काम है कि भाई ADHD का पूरा नाम क्या होता है, ज़रा मुझे बताएंगे। ADHD में क्या होता है कि ध्यान कम लगा पाता है, बच्चे ध्यान की कमी रहता है। इसमें बच्चे एक साथ एक समय पर ज़्यादा समय तक बैठ के नहीं पढ़ सकता है। अगर बच्चे को 1 घंटे पढ़ने के लिए बोला जाए तो वह तुरंत कहीं और जाएगा उठकर, कहीं और जाएगा उठकर, कहीं और जाएगा उठकर। वह एक साथ बैठ पाना उसके लिए थोड़ा दिक्कतें होती है। उसके बाद 5वां नंबर में है एक गामक समस्या। अब दोस्तों गामक में क्या होता है, इसको अंग्रेजी में भी पूछा जाता है लोकोमोटिव। याद रखिएगा सभी का अंग्रेजी नाम सहित। लोकोमोटिव में क्या होता है कि बच्चे मांसपेशियों को संतुलन नहीं बना पाता है। मांसपेशियों में, एक सेकेंड, मांसपेशियों का संतुलन नहीं रहना, मांसपेशियों का संतुलन, मांसपेशियों से संबंधित संतुलन नहीं बना पाता है सही से। उसके बाद 6 नंबर है स्वलीनता। स्वलीनता दोस्तों, स्वलीनता को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, ऑटिज्म। और ऑटिज्म का संबंध किससे है, तो इसमें समाज से संपर्क स्थापित नहीं करना चाहता है। समाज से कटा रहेगा, क्लास में बैठेगा तो अलग थलग बैठेगा, वह किसी से बात नहीं करना चाहता है। तो इस प्रकार का अगर ये आपको 6 याद रहेगा, समस्या क्या है, उसका बीमारी का नाम क्या है और वह किससे संबंधित है, तो दोस्तों यहाँ से आने वाला हर एक क्वेश्चन का आपको जवाब मिल जाएगा। यदि आपको समझ में आ रहा होगा सेशन तो ज़रूर लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कर रहा है। अधिगम संबंधी वह कठिनाइयाँ जिसमें कम देर तक ध्यान केंद्रित हो। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है दोस्तों कि जिसमें कम देर तक ध्यान में कमी, उसे क्या कहते हैं, ADHD। अब ADHD का पूरा नाम अगर आपको पता होगा तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब आपको मिल जाएगा। ध्यान कम लगा पाता हो इसे क्या कहते हैं, अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार। अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार, इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, ADHD। अगर ADHD का फुल फॉर्म अगर लिखूं तो याद रखेंगे अटेंशन डेसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तो याद रखेंगे। अब लेकर चलते हैं सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, देखिए। निम्नलिखित में वह कौन सी स्थिति है जिसमें तर्क से संबंधित अधिगम समस्या समाधान के साथ साथ व्यवहार समायोजन को जिस सामाजिक और व्यवहारिक कौशल सम्मिलित है महत्वपूर्ण रूप से बाधित रहता है। जो बच्चे न तो तर्क कर पा रहा है, नहीं सही से पढ़ पा रहा है,
न समस्या का समाधान कर पा रहा है और समाज में व्यवहार भी बना के नहीं रख पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति में कौन सा विकार उत्पन्न है? सुन नहीं पा रहा है, या देख नहीं पा रहा है, या बॉडी को संचालन नहीं कर पा रहा है, या फिर उसका बुद्धि स्तर जो है वह क्षतिग्रस्त है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा, क्योंकि बौद्धिक स्तर जिसका मजबूत रहेगा वह सही से तर्क कर पाएगा। अर्थात तर्क नहीं कर रहा है ना, इसका मतलब बौद्धिक क्षमता कमज़ोर है। और देख रहे हैं कि बौद्धिक क्षमता जो है उसका ऑटिज्म जो है वह कंट्रोल में है, वह समझ नहीं पा रहा है, इसलिए वह समाज में व्यवहार भी नहीं बना पाएगा। और इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी, 18 का ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों यहाँ पे आपको समझने को मिलेगा समावेशी। अब समावेशी से तात्पर्य है कि अधिगम कठिनाइयाँ महसूस करने वाले विद्यार्थियों को मुख्यधारा विद्यालय में पृथक रखना। भाई समावेशी का अर्थ क्या होता है? मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुका है और हर बार पूछा जा रहा है कि समावेशी का अर्थ होता है कि एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के बालक, चाहे मेधावी हो बालक, चाहे सृजनात्मक बालक हो, चाहे पिछड़ा बालक हो, मंद बुद्धि बालक हो या सामान्य बालक हो, सभी प्रकार के बालकों को एक ही छत के नीचे एक ही समय में शिक्षा दिया जाना समावेशी शिक्षा कहलाता है। और इसलिए पहला कथन गलत होगा। इस प्रकार की रणनीति अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थियों को समाज में प्रगतिशील प्रतिभागिता के लिए तैयार करना चाहिए। भाई गला घोट प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए, प्रतिभागिताओं की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ। अर्थात सभी बच्चों को सीखने का अपना एक क्षमता होता है, अपना एक रणनीति से उसे सिखाना चाहिए। अर्थात कोई भी सही जवाब नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? 20 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा सृजनात्मकता का महत्वपूर्ण कारक नहीं है? दोस्तों सृजनात्मकता का महत्वपूर्ण कारक अगर आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं तो इसमें सृजनात्मकता का महत्वपूर्ण कारक है प्रवाह, लचीलापन और अभिसारी। यदि अभिसारी चिंतन एक तरह से नहीं सोचेगा, अलग अलग तरीक़ा से सोचेगा, तभी तो सृजनात्मक होगा। प्रवाह मतलब वह जैसो रुकने वाला नहीं है, वो लगातार करेगा। लचीलापन मतलब अपने सोच में परिवर्तन करने का क्षमता हो, मौलिकता जिसमें हो। तो इसका मौलिकता मतलब होता है न्यूनता। अभिसारी का मतलब होता है एक ही एस्पेक्ट से सोचना, एक ही बिंदु से सोचना। इसका उल्टा होता है अपसारी। अप मतलब ऊपर और ऊपर का चीज़ मतलब सृजनात्मक, अभी मतलब नीचे का चीज़। तो ये वाला अभिसारी सोच सृजनात्मकता का उल्टा है, अर्थात यह कारक नहीं है। प्रवाह भी कारक है, लचीलापन ही है। अर्थात इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। दोस्तों सृजनात्मकता का कारक आप याद रखे रहेंगे, कौन कौन से बताया हूँ मैंने? मौलिकता, प्रवाह, लचीलापन। सृजनात्मकता का अर्थ होता है कि क्रिएटिविटी, एक नई सोच जो परंपरागत तरीकाओं से जो चलते आया है तरीका, उससे नया रूप में किसी भी समस्या का समाधान करना। ये क्रिएटिव बच्चे ऐसे होते हैं जो नया नया चीज़ को आविष्कार करते हैं। बल्ब का आविष्कार, एरोप्लेन का आविष्कार, रेडियो का आविष्कार, जो समाज के लिए ज़रूरत होता है उस चीज़ों का आविष्कार करते हैं। और इस प्रकार के बच्चों में गुण होता है समालोचनात्मक चिंतन करने का। समालोचनात्मक चिंतन करने में ये सफल होते हैं। वह किसी भी चीज़ को पक्ष और विपक्ष दोनों पर एस्पेक्ट पर ध्यान रखकर ही निर्णय पर पहुंचते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अभिसारी का मतलब होता है एक ही तरह से सोचना, किसी भी चीज़ को परंपरागत तरीक़ों से सोचना, कोई इसमें नया नहीं हो पाया जाता है। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझे होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।